तो हाँ जी, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम पढ़ रहे थे विश्व को भूगोल। विश्व के भूगोल में हमने बहुत सारे लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और उम्मीद करता हूँ जहाँ तक मैंने पढ़ाया है वहाँ तक नोट्स बन गए होंगे, वहाँ तक आपका रिवाइज हो गया होगा टाइम टू टाइम। तो आज हम इसी सीरीज में हम जाते हैं वायुमंडल, और वायुमंडल को आज हम पढ़ेंगे। वायुमंडल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक रहता है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, जहाँ से कुछ ना कुछ प्रश्न हमेशा पूछ लिए जाते हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, जो भी ये होते हैं, यहाँ से ठीक ठाक लेवल के प्रश्न बन जाते हैं। आसान टॉपिक भी है, पढ़ा आप लोगों ने पहले भी होगा, बट फिर भी आपने पहले पढ़ा होगा, अपने नोट्स आप निकाल के देखेंगे और आज वाली क्लास अगर आप फिर भी अटेंड करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर मिलेगा, ये मेरी गारंटी। कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए विथ एक्स्ट्रा फैक्ट इधर उधर से आपको जरूर बताया जाएगा। पेपर का सिनेरियो कैसा होता है वो आपको जरूर सिखाया और बताया जाएगा। तो ज़्यादा बात न करते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे एक और टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम होने वाला है वायुमंडल। वायुमंडल की परतें होती हैं, भूगोलवेताओं ने उनको अलग अलग भागों में बांट रखा है। तो उन सभी लेयर्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे और किस लेयर की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नाम है, क्या वो काम करता है, क्या क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं, उन सभी पे हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। मेक श्योर कि ये वाली क्लास आप तभी अटेंड कर रहे होंगे आप पुराना आपने रिवाइज कर दिया होगा। नहीं तो इस क्लास को रोको, लाइब्रेरी में तो बैठे हो, पढ़ने ही गए हो, 15-20 मिनट पुराना थोड़ा एक नज़र, मोटी मोटी नज़र मार के आ जाओ, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, फिर ये वाली क्लास आप स्टार्ट कर देना। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वायुमंडल की परतें। वायुमंडल पढ़ रहे हैं हम। वायुमंडल कहते हैं किसे? अगर हम बात करें वायुमंडल कहे किसे रहे, ठीक है, तो जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर वायु का विस्तार है। पृथ्वी के चारों ओर वायु का जो विस्तार है, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? वायु मंडल कह रहे हैं। ये ध्यान रख, ठीक है। जो ये वायु होती है ये पारदर्शी होती है, ठीक है। ये गंधहीन होती है, ठीक है। स्वादहीन होती है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी, ठीक है, कोई फालतू की चीजें। अब हम वायुमंडल पढ़ रहे हैं तो वायुमंडल को अलग अलग लेयर में बांट रखे हैं, तो सब लोगों को पता है। शुरू करते हैं ज्यादा टाइम बर्बाद ना करके आपका, और सीधा हम पहला मंडल लिखते हैं, क्षोभ मंडल। पढ़ा आप सब लोगों ने, ये गारंटी है। कई लोग इसीलिए इसको स्किप कर रहे होंगे कि भाई हमने तो ये टॉपिक पढ़ा है, बट कुछ ऐसे फैक्ट आपको मिलेंगे कि अच्छा ये भी है। अब यहाँ से एक पॉइंट तो पहले ये है कि जो हम हिंदी माध्यम वाले छात्र हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो प्रॉपर हिंदी माध्यम से पढ़ा हुआ हूँ, तो हम लोगों को इनके अंग्रेजी वाले नाम पता नहीं होते कि ट्रोपोस्फेयर कौन है, स्टेटोस्फेयर कौन है, आयनोस्फेयर कौन है, एक्सोस्फेयर कौन है, मीजोस्फेयर कौन है, इनके ऐसे नाम होते हैं, है ना। और जब हम पेपर में बैठते हैं एक्चुअल में, तो हिंदी वाले पोर्शन में, क्योंकि पेपर में तो अंग्रेजी हिंदी में दोनों में लिखा होगा, तो हिंदी में उसने लिखा होगा ट्रोपोस्फेयर ऐसे, और अंग्रेजी में भी ट्रोपोस्फेयर वो ऐसे लिख देगा। तो कहीं ना कहीं वो हिंदी में क्षोभ मंडल, समताप मंडल ये लिख के ही नहीं देता। और ये एक रूल भी होता है पेपर का कि अगर कहीं पर गलती हो गई तो इंग्लिश वाला ही सही माना जाएगा। तो हिंदी माध्यम वाले जो छात्र हैं वो सिर्फ क्षोभ मंडल ही याद ना करें, इनके थोड़ा अंग्रेजी नाम भी याद कर लेंगे। इनके अंग्रेजी नाम होता है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। तो इसको ही अंग्रेजी में इस लेयर को क्या कहेंगे? ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर। तो पहली परत जो वायुमंडल की है, तो वायुमंडल की पहली परत का नाम क्षोभ मंडल है, जिसको हम ट्रोपोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको ही अलग अलग नामों से जाना जाता है, इसके कुछ दो अलग नाम है, बहुत कम बच्चों को पता होता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसको ही संवहन मंडल भी कहते हैं और इसी को ही परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। तो वायुमंडल की कौन सी लेयर को परिवर्तन मंडल या संवहन मंडल के नाम से जाना जाता है? देखो इतने नाम पता चल गए। तो परिवर्तन मंडल या संवहन मंडल की बात करें, वो भी क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। अब हमने देखा कि पृथ्वी के चारों ओर वायु का वातावरण है, और ये भी वायुमंडल की एक परत है। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक है, पृथ्वी के सबसे नजदीक, सबसे पास वाली जो लेयर है वो क्षोभ मंडल ही है। ये ध्यान रखना, ये पृथ्वी हमारी है और पृथ्वी के चारों ओर वायु की परतें है, वायुमंडल है। ये गैसेस की परतें हैं, ये वायुमंडल की परतें हैं। तो जो सबसे नजदीक वाली परत है, सबसे नजदीक वाली परत है, यही क्षोभ मंडल है।
ये सारी की सारी गैसेस है, ये भी गैसेस है। तो जो गैसेस हल्की होती है वो ऊपर होती है, और जो भारी होती है वो नीचे होती है। भाई जो हल्का होगा वो हवा में ऊपर उड़ेगा, जो भारी होगा वो हवा में नीचे तो रहेगा, बेसिक सी बात है। अब ये पृथ्वी के नीचे है, पृथ्वी के नजदीक है, तो इट मीन्स इस मंडल में भारी गैसेस होती है, भारी गैसें विद्यमान होती है। तो क्वेश्चन आएगा किस मंडल में भारी गैसें विद्यमान होती है, तो क्षोभ मंडल में भारी गैसें विद्यमान होती है, क्योंकि पृथ्वी के नजदीक अगर हल्की गैसेस होती तो हवा में ऊपर वाले मंडलों में, ऊपर वाली लेयर में चले जाती, क्योंकि सबसे नीचे है। कई बार इसका विस्तार पूछ लिया जाता है। विस्तार आपको अलग अलग बुक में अलग अलग मिल जाएगा, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस उसमें मिलेगा नहीं। तो आप लगभग बोल सकते हैं 8 से 18 किलोमीटर तक का इसका विस्तार होता है। एवरेज लेंगे तो 12-15 इसका विस्तार निकल के आ जाता है। अगर हम बात करें तो 8 किलोमीटर तक इसकी जो विस्तार होता है वो कहाँ पे होता है, तो ध्रुवों पर क्षोभ मंडल 8 किलोमीटर तक देखने के लिए मिल सकता है। और अगर हम भूमध्य रेखा की बात करें, अगर हम इक्वेटर की बात करें, तो भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल, भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल का जो विस्तार होता है, जो कहाँ तक फैलाव होता है, तो 18 किलोमीटर ऊपर तक आपको क्षोभ मंडल देखने के लिए मिलेगा। अर्थ के इक्वेटर के ऊपर हम हवा में जाएंगे तो लगभग 15-18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल ही रहेगा। और ध्रुवों पर ये थोड़ा कम हो जाता है, ध्रुवों पे कितना होता है, 8 किलोमीटर तक ही होता है। तो कई बार हमको विस्तार पूछ लिया जाता है, तो आप इसके विस्तार भी ध्यान रखना। इसको संवहन मंडल और परिवर्तन मंडल भी आपने कहा। और संवहन मंडल और परिवर्तन मंडल कहने का एक कारण ये भी है कि मौसमी घटनाएं, सारी मौसमी घटनाएं, मौसमी घटनाएं कौन से मंडल में होती है, तो सारी मौसमी घटनाएं यहीं पे होती है, क्षोभ मंडल में। मौसमी घटनाओं में अगर क्वेश्चन आएगा बादल फटना, तो बादल फटना भी तो प्राकृतिक मौसमी घटना है ना। बारिश होना, बारिश होना भी तो प्राकृतिक मौसमी घटना है ना। तो ये सारी की सारी चीजें, बादलों का बनना, आंधी आना, तूफान आना, है ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये सारी सारी चीजें ये आपने पहले भी पढ़ा है, तो ये बहुत इजी बात है, ये हमको पता होना चाहिए। चाहे वो आंधी तूफान की बात करें, चाहे वो बादलों के बनने की बात करें, बादलों की फटने की बात करें, ये सारी चीजें जो प्राकृतिक मौसमी घटनाएं हो रही है, ये सारी की सारी कौन से मंडल में होती है, तो ये क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, परिवर्तन मंडल, संवहन मंडल, वटेवर आप जो भी बोलना चाहते हैं वही यहीं पे ये सारी चीजें होती है, ध्यान रखना। अब इस मंडल की एक खासियत होती है जहां से प्रश्न एग्जाम में बनता है और आपको याद भी रखना है। सामान्यतः आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो ठंड बढ़ने लग जाती है। आप देखेंगे, आप देहरादून में पढ़ रहे हैं और देहरादून से ऊपर हाइट आप मसूरी पे जाएंगे तो वहां पे ठंड बढ़ जाएगी। जैसे मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ कोटद्वार, और कोटद्वार से ऊपर पहाड़ी है एक लैंसडाउन, और अगर हम लैंसडाउन की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे ठंड बढ़ जाएगी। जैसे आप हल्द्वानी से पढ़ रहे हो तो हल्द्वानी से ऊपर आप नैनीताल जाएंगे तो वहाँ पे ठंड बढ़ जाएगी। जैसे आप टनकपुर में पढ़ रहे हो, टनकपुर से ऊपर आप लोहाघाट जाएंगे तो वहाँ पे ठंड बढ़ जाएगी, है कि नहीं है। तो ऊंचा ऊपर ऊपर ऊंचाई पे जाने पे ठंड तो बढ़ती है, ये बात आपको क्लियर कट होना चाहिए। तो ऐसा ही इस मंडल में भी होता है कि जैसे जैसे हम हाइट गेन करेंगे तो टेम्परेचर कहीं ना कहीं कम होता रहेगा, ठंड बढ़ती रहेगी तो टेम्परेचर कम होता रहेगा। तो यहाँ पे एक डाटा आता है 165 किलोमीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ जाती है। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है किसी भी हालत में, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि लगभग 165 मीटर ऊपर जाने पर, ठीक है, अगर हाइट बढ़ेगी ऊपर जाने पर, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या आती है, तापमान में क्या आती है, कमी आती है। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। कैसा कैसा डाटा होता है, क्या होता है। अगर आपने हाइट 165 मीटर ऊपर बढ़ा दी तो वहां पे टेम्परेचर कहीं ना कहीं 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 165 मीटर, 150 मीटर लगभग। अगर आप इतनी हाइट बढ़ा रहे हो, आप एक ऊंची 15 माले की बिल्डिंग में हो, तो जो टेम्परेचर नीचे वाले फ्लोर में होगा, आप ऊपर वाले फ्लोर में जाएंगे तो वहां पे टेम्परेचर कुछ ना कुछ कम जरूर हो जाएगा, अगर वो इस हाइट से ऊपर का फ्लोर है तो। क्योंकि 165 मीटर हाइट बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या आएगी, कमी आएगी। ये बात आपको क्लियर करनी है, ठीक है। तो ये बेसिक सी बातें थी क्षोभ मंडल के बारे में। हर एक फैक्ट मैंने लिखा दिया है जो हमारे एग्जाम में बनता है। वैसे स्क्रीनशॉट लेने के लिए खूब कमेंट आते हैं, बट क्यों लेना है स्क्रीनशॉट, ये देख लीजिएगा, अगर आपको लेना है तो ले लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद
हमको क्षोभ मंडल के बाद दूसरा मंडल पढ़ना पड़ता है, समताप मंडल पढ़ते हैं। बट क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में एक लेयर होती है जो कई बार स्किप कर देते बच्चे किताब पढ़ने से, किताब में पढ़ने से, या कई बार किताब वालों ने मिस कर दिया जाता है, कई बार अध्यापक द्वारा ही मिस कर दिया जाता है। मैं नहीं करूंगा, उसको बोला जाता है ट्रोपोपाउस। ठीक है, ठीक है। इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, अब वो करते हैं क्षोभ सीमा। उसे क्या बोलते हैं? क्षोभ सीमा, ट्रोपोपाउस उसे बोला जाता है। ये पॉइंट आपने ध्यान रखना। जैसे प्ले और पॉज का बटन आता था ना, पॉज पॉज बोलते ना, मेरे प्रोनाउंसिएशन भी गलती है मेरा, खैर मैं बोल नहीं पाता हूँ, पर ऐसा नहीं होता POUSE। जैसे हम कोई चीज प्ले करते तो प्ले बजाना, फिर पॉज वो रुक जाता है ना, तो ऐसा कुछ बोलते से पाउस या पॉज, ऐसा कुछ प्रोनाउंसिएशन होता है। तो ट्रोपोपाउस इसे कहते हैं, क्षोभ सीमा को, अंग्रेजी में। मतलब आपने बोला कि ये एक लेवल तक क्षोभ मंडल है, इसको तो आप क्या बोल लेते? स्टेटोस्फीयर बोल लेते। ठीक है, सॉरी ट्रोपोस्फीयर बोल लेते। आपने बोला कि ये क्या है? क्षोभ मंडल है। ठीक है, मगर क्षोभ मंडल के बाद एक लेयर है, और ये लेयर है क्षोभ सीमा, क्योंकि इसके बाद एक नया मंडल लग जाएगा और वो है समताप मंडल। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये है, कोई ना कोई तो बाउंड्री होगी कि जो दो मंडलों के बीच में होगी, जो डिफ्रेंशिएट कर पा रहा होगा कि इससे नीचे क्षोभ मंडल और इसके ऊपर समताप मंडल, इससे नीचे ट्रोपोस्फीयर, इससे ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर। तो कुछ तो बाउंड्री होगी, तो उसी बाउंड्री का नाम होता है ट्रोपोपॉज या क्षोभ सीमा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर कभी क्वेश्चन आएगा कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में कौन सी लाइन होती है, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य में क्या होता है, तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में होता है क्षोभ सीमा या ट्रोपोपॉज उसे कहते हैं। क्वेश्चन बन जाएगा, पेपर हॉल में दिमाग नहीं लगेगा। ये ध्यान रखना क्या क्या है, कैसा कैसा, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, अब यह है इस सीमा के ऊपर तापमान एक समान रहता है। क्या रहता है? एक समान रहता। मतलब अभी आपने क्या बोला कि आप 165 मीटर हाइट बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बट जैसे ही आपने आपने बोला कि 165 मीटर ऊपर गए, -1 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है ना, ये हो जा रहा है। फिर यहाँ पे आई आपको क्षोभ सीमा, यहाँ पे क्या दिखी आपको? क्षोभ सीमा। अब आप इससे ऊपर जाओगे ना तो आपका टेम्परेचर कम नहीं होगा, अब टेम्परेचर क्या रहेगा? इक्वल रहेगा, समान रहेगा। अब मत बोलना कि हम फिर से 165 मीटर ऊपर जाते 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। वो 165 मीटर ऊपर जाना और 1 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर होना, ये कंडीशन ओनली ऑन कहां पे देखने के लिए मिलेगी मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों? क्षोभ मंडल में। बट अगर आप बात करते हैं क्षोभ सीमा की, जैसे ही आप क्षोभ सीमा क्रॉस कर लेते हैं और इससे ऊपर अगर आप जाने का प्रयास करेंगे, तब ये कंडीशन फेल हो जाती है, क्योंकि इससे ऊपर टेम्परेचर ऑलवेज क्या रहता है? इक्वल रहता है। ऑलवेज क्या रहता है? इक्वल रहता है। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आएगा तो क्षोभ सीमा या ट्रोपोपॉज के ऊपर टेम्परेचर ऑलवेज क्या रहता है? इक्वल रहता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट करके। इसके ऊपर कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती। सारी मौसमी घटनाएं तो कहाँ हो गई भाई? क्षोभ मंडल में हो गई। सारी मौसमी घटनाएं तो क्षोभ मंडल में हो गई, तो क्षोभ सीमा के ऊपर कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होगी। ध्यान रखना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इससे ऊपर, इससे ऊपर। देखो ये पॉइंट ऐसा है जो आपने पिछली बार पढ़ते समय छोड़ दिए थे। इससे ऊपर, इससे ऊपर मौसमी घटनाएं, इससे ऊपर मौसमी घटनाएं नहीं होती। इससे ऊपर मौसमी घटनाएं नहीं होती, ये ध्यान रखना। और जब इससे ऊपर मौसमी घटनाएं नहीं होती है, ठीक है, मौसमी परिवर्तन, बादल बनना या बादलों का टकराना या बारिश होना या आंधी तूफान, ये सब कुछ इधर हो रहा है। ये क्षोभ सीमा है, ये क्षोभ सीमा है, ये क्षोभ सीमा है। इससे ऊपर ऐसी कोई भी चीज नहीं हो रही है, इसीलिए इसको मौसम परिवर्तनों की छत कहते हैं। छत हो गई है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। जो मौसम परिवर्तन हो रहे हैं वो नीचे हो रहे हैं, क्षोभ सीमा के ऊपर मौसमी घटनाएं नहीं होती है, इसीलिए इसको मौसमी परिवर्तनों की छत कहते हैं। अब बताओ, ये प्रश्न आपको आता था? एग्जाम ऐसे ही क्वेश्चन तो पूछ रहा है, तो ध्यान रखना, इसीलिए आपके मास्टर ने ये पढ़ाया है। अगर प्रश्न बन जाएगा एग्जाम में, मौसमी परिवर्तनों की छत, परिवर्तन, मौसम परिवर्तनों, मौसमी लिख दिया मैंने, मौसम परिवर्तनों
की छत, ठीक है, क्षोभ सीमा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? ट्रोपोपाउस, POUSE, ट्रोपोपॉज ऐसा ना को कहते हैं, ठीक है। स्पेलिंग पे हंसना नहीं है, ठीक है, स्पेलिंग खुद से लिखनी है, ध्यान रखना। तो ये एक क्वेश्चन आता है क्षोभ मंडल के बाद क्षोभ सीमा वाला, और क्षोभ मंडल के बाद क्षोभ सीमा का क्या लॉजिक है वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया है। उम्मीद है समझ में आया होगा। क्षोभ सीमा के बाद ऊपर जाते हैं हम, एक और नई लेयर पढ़ते हैं, और क्षोभ सीमा के बाद एक दूसरी परत होती है वायुमंडल में, जिसे हम लोग कहते हैं समताप मंडल। क्या कहते हैं भाई? समताप मंडल। समताप मंडल को अंग्रेजी वाले स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर। समताप, समताप का मतलब हो जाएगा समान ताप। क्या? समान ताप। अब टेम्परेचर क्या है भाई? टेम्परेचर है इक्वल, क्योंकि आपने बोला क्षोभ सीमा के ऊपर टेम्परेचर क्या रहता है? समान रहता है। और क्षोभ सीमा के ऊपर क्या है? समताप मंडल तो है। क्षोभ सीमा के नीचे देखो, यो था क्षोभ मंडल, यहाँ पे था क्षोभ सीमा, और इसके ऊपर क्या है? समताप मंडल। तो क्वेश्चन आएगा क्षोभ सीमा के ऊपर कौन सा मंडल होता है? तो समताप मंडल। क्षोभ सीमा के नीचे कौन सा मंडल होता है? क्षोभ मंडल। क्षोभ सीमा के ऊपर टेम्परेचर क्या रहता है? इक्वल। तो वही मैंने लिखा है, क्षोभ सीमा के ऊपर समताप मंडल होता है और वहां पे टेम्परेचर क्या होता है? इक्वल होता है। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट करके क्वेश्चन बनते हैं, और ऐसी क्वेश्चन हम लोगों को पेपर में दिक्कत करते हैं। इसके अलावा हमने कहा यहाँ पे टेम्परेचर इक्वल होता है, मौसम चेंज नहीं होता है, मौसमी घटनाएं इधर होती नहीं है, बादल वादल कुछ ऐसा देखने के लिए यहाँ मिलेगा नहीं, हम उनसे ऊपर चले जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपरों में खूब आता है, बच्चे बच्चे को पता होता है। वायुयान हेतु उचित दशा होती है यहाँ पे, उचित दशा। अगर आपको वायुयान उड़ाने हैं, अगर आप हवाई जहाज में बैठ के कहीं ना कहीं जा रहे हैं, तो आपने हवाई जहाज में कभी बैठे होंगे या हवाई जहाज वाली रील देखी होगी, तो बादल नीचे दिखते हैं, है ना। जब हम गरीब आदमी कई बार हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में बैठने का मौका मिल जाता है, जैसे हमको हवाई जहाज हेलीकॉप्टर में बैठने का मौका मिल जा रहा था, तो मैं हवाई जहाज में देखता, लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे, लोग इधर उधर देख रहे हैं, और मैं खिड़की से बाहर देख रहा हूँ, है ना। मतलब किस्मत से सीट भी खिड़की वाली मिल गई, तो मेरे फोन में इतनी सारी वीडियो है, बाज लोग की वीडियो फोटो बना, गरीब आदमी यही तो होता है। आपके कांटेक्ट लिस्ट में भी कोई ना कोई होगा जो पहली बार हवाई जहाज में बैठता, तो पक्का स्टेटस लगाएगा, दिखाएगा, वीडियो बना के लगाएगा हवाई जहाज की खिड़की से नीचे। कई बार मिल जाती है विंडो सीट, तो फिर वही ड्रामा। जो रोज रोज चलता है वो नीचे नहीं देखता, उसके लिए तो नॉर्मल है ना, पर हम लोगों को तो एक्सपीरियंस है, वो मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम लोग इंजॉय लेते हैं कि वाह यार, तो बादल नीचे दिखता है, हवाई जहाज ऊपर रहता है, बादल कहाँ रहते हैं? नीचे। हम बादलों की बाउंड्री को क्रॉस करके उससे भी कहाँ चले जाते हैं? ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। तो वायुयानों की उड़ने के लिए जो उचित दशाएं होती है वो समताप मंडल में देखने के लिए मिलती है, ठीक है। नीचे भी वायुयान उड़ जाते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर आपको छोटी सी दूरी अटेंड करनी है, 15-20 मिनट में आपने पहुंच जाना है, आपके हेलीकॉप्टर ने, आपके जहाज ने, तो फिर ऊपर इतना ऊपर नहीं जाता, और नीचे नीचे उड़ के चले जाता है। मगर आप एक लॉन्ग ट्रेवल कर रहे हो, तो वो समताप मंडल में ही वायुयान उड़ते हैं। तो वायुयानों के लिए उचित दशा कहाँ होती है, वायुयान कहाँ उड़ते हैं? तो समताप मंडल में उड़ते हैं। ये पॉइंट आप लोगों ने ध्यान में रखना है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख देता हूँ O3, ठीक है। O3 फॉर्मूला होता है ओजोन का, ओजोन हमने स्कूल में पढ़ा था, ठीक है। तो ओजोन परत इसी मंडल में होती है, ओजोन परत इसी मंडल में होती है, इसी मंडल में होती है। अगर आपसे प्रश्न बनेगा ओजोन परत किस मंडल में होती है, तो ओजोन परत इसी मंडल में होती है। ये पॉइंट आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। 8 से 18 किलोमीटर तक तो उसका एरिया होता है क्षोभ मंडल का, लगभग 55-60 किलोमीटर तक फिर समताप मंडल का एरिया होता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं, आपको क्षोभ मंडल इंपॉर्टेंट तो मैंने बता दिया कि कितनी दूरी तक समताप मंडल, फिर भी 55-60 किलोमीटर तक समताप मंडल होता है, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट वो मैं लिखा रहा हूँ, आप उसे याद करिए, फालतू की चीजों में नहीं अटकना है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि ओजोन परत, ओजोन लेयर कौन से मंडल में पाई जाती, क्वेश्चन आएगा, तो ओजोन परत, ओजोन लेयर समताप मंडल में ही होती है। ये पॉइंट आप लोगों ने ध्यान रखना। अब ये ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है, ये सबको पता है, पर फिर भी लिख देते हैं, नोट्स बन जाएंगे। सूर्य से आने वाली, अच्छा क्वेश्चन बस यही है कि ओजोन लेयर कौन से मंडल में होता है, तो ओजोन लेयर समताप मंडल में होता है। सूर्य से आने वाली यूवी रेस, परावैंगनी किरणें, यूवी किरणों को, परावैंगनी किरणों को, परावैंगनी किरणों को रोकता है,
को रोकती है। अब कौन रोकती है भाई पराबैंगनी किरणों को? तो ओजोन परत रोकती है। और ओजोन परत खुद कहाँ होती है? तो ओजोन परत खुद कहाँ होती है? समताप मंडल में होती है। ठीक है। अब जो ये ओजोन परत है हमारे प्रदूषण के कारण, ग्रीन हाउस गैसेस के कारण, है ना कहीं क्या हो रही है? कमजोर हो रही है। एक लेयर है, एक लेयर जैसे इतनी मोटी लेयर है, यहाँ से आने वाली किरणों को क्या कर रही है? रोक रही है, क्योंकि मोटी लेयर है। अब हम पॉल्यूशन वगैरह करें तो ये लेयर क्या हो गई? पतली हो रही है। अब ये लेयर पतली हो गई तो ये किरणें इजिली हमारे यहाँ पहुंच जाएगी, और पतली हो जाएगी इजिली पहुंच जाएगी। तो पराबैंगनी किरणें धरती पे आने से रुक जाती है ओजोन लेयर की वजह से, मगर ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, हमारे कहीं ना कहीं पर्यावरण प्रदूषण करने की वजह से, मतलब इसके लिए हम ही लोग जिम्मेदार है, ये लेयर कहीं ना कहीं क्या हो रही है? वीक हो रही है, कमजोर हो रही है। और जब ये कमजोर हो रही है तो सूर्य पे पराबैंगनी किरणें पहुंच जाएगी, जिससे हम सभी लोगों को, पेड़ पौधे जीव जंतु जितने भी, स्किन डिजीज होंगे और धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो ओजोन लेयर मैंने बताई थी, इस ओजोन लेयर की जो ये मोटाई है, इस मोटाई को नापते किस में? इसकी यूनिट क्या होती है? तो यहाँ पे लिख देते हैं ओजोन थ्री की मोटाई। ओजोन थ्री की मोटाई, ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में नापते हैं। ये पेपर में आया था एक बार, इजी क्वेश्चन है, खैर सबको पता है। डॉप्सन में मापते हैं। ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है? डॉप्सन होती है, कि कितने डॉप्सन वहां पे पतली है, कितने डॉप्सन मोटा है। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। ओजोन पे अगर डाटा बनाना जाए तो बहुत लंबा डाटा बन जाएगा, पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं ओजोन के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हमने पर्यावरण वाला टॉपिक पढ़ा होगा, वैसे शायद मैंने पर्यावरण आप लोगों को पढ़ाया नहीं है ना यूट्यूब में। तो मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा पर्यावरण के लेक्चर भी अपलोड करूंगा और आप लोगों को देने के, तो वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जब हम पर्यावरण वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो बहुत सारे प्रोटोकॉल हमारे विश्व की धरती पर हुए हैं। और प्रोटोकॉल में एक प्रोटोकॉल आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एक प्रोटोकॉल आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि कनाडा में हुआ था। 16 सितंबर 87 को हुआ था, 1987 को हुआ था। पहले मैं लिख देता हूँ फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है। मैं आप लोगों को बताता हूँ। प्रोटोकॉल होते रहते हैं, और इनमें से एक बहुत फेमस प्रोटोकॉल है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन परत को बचाने के लिए, ओजोन लेयर को मोटा रखने के लिए, उसको बचाने के लिए, क्योंकि धरती को उससे नुकसान है अगर पतला हो जाएगा। और कब हुआ था ये? 16 सितंबर 1987 को। ये हुआ था कनाडा में हुआ था। इसीलिए 16 सितंबर को हम हर साल ओजोन दिवस भी मनाते हैं। ओजोन दिवस भी कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। आपने पढ़ा होगा यार कनाडा वाला ना, क्योटो प्रोटोकॉल है ना, रामसर प्रोटोकॉल, ऐसे दुनिया में जापान प्रोटोकॉल, टोक्यो प्रोटोकॉल, ऐसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल हुआ है कभी कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए, कभी ओजोन परत की मोटाई को बचाने के लिए, है ना। तो ऐसे टाइम टू टाइम प्रोटोकॉल होते हैं, और ये प्रोटोकॉल भी ठीक ठाक लेवल पे पेपर में आता है। हम ओजोन की बात ही कर रहे थे तो मैंने बता दिया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर 1987 को, कनाडा में हुआ था। मॉन्ट्रियल का है कनाडा में, इसलिए 16 सितंबर को हम ओजोन डे भी मनाते हैं। असलियत में ये ऑक्सीजन से बनता है। ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2 प्लस एक होता है न्यू बॉर्न ऑक्सीजन। ठीक है। न्यू बॉर्न ऑक्सीजन जब इसके साथ मिलता है तो हम इसे O3 बोल देते हैं। बट बी प्रैक्टिकली ये तीन ऑक्सीजन नहीं होते। तीसरा वाला जो ऑक्सीजन का अणु होता है वो एक न्यू बॉर्न ऑक्सीजन होता है, एक छोटा ऑक्सीजन होता है। इसके लिए आपको केमिस्ट्री का भी पढ़ना पड़ेगा, 9 10 11 12 की छोड़ो ये बातें। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। समताप समान ताप होता है, वायुयान यही उड़ते हैं अच्छे से। इसी समताप मंडल में एक लेयर होती है जिसे ओजोन लेयर कहते हैं, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को धरती पे आने से रोकती है। अगर वो किरणें धरती पे आ गई तो आप लोगों को, हम लोगों को स्किन डिजीज हो जाएंगे और सारा सारा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। ओजोन O3, ओजोन की मोटाई को डॉप्सन में नापा जाता है। और एक बार हमारी धरती में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, और ये मॉन्ट्रियल नामक जो जगह है वो कनाडा में है। ये प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ था, इसीलिए 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस भी मनाते हैं। और ये इसीलिए हुआ था कि कहीं ना कहीं ओजोन लेयर को हम लोग क्षति ना पहुंचाए, ओजोन लेयर हमारी बनी रहे। अगर ओजोन लेयर बनी रहेगी, वो कमजोर नहीं होगी, तो पराबैंगनी किरणें धरती पर नहीं आएंगी। तो यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, वो मैंने आप लोगों को बताया। लिख भी रहे हो? अगर लिख नहीं रहे हो तो फिर पछताओगे। अगर हम समताप मंडल के बाद आगे जाएंगे तो मीजोस्फीयर आता है। और मीजोस्फीयर को मैं क्या बोलता हूँ? इसको मैं कहता हूँ मध्य मंडल। ठीक है। मीजोस्फीयर को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? मध्य मंडल। अंग्रेजी में इसके लिए मीजोस्फीयर ऐसे नामों से इसे जाना जाता है। तो अभी हम बात करते हैं किसकी? और हम बात करने वाले हैं मध्य मंडल की। तो ये बात आप लोगों को याद रखना। मध्यमंडल मीजोस्फीयर, इस मध्यमंडल मीजोस्फीयर में क्या होता है? इसका जो विस्तार होता है कहीं ना कहीं 55-60 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक होता है।
स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना, वैसे जरूरी नहीं है इसकी, जरूरी था मैंने बता दिया था कि भाई 8 से 18 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। और जो ये होता है ये लगभग 55-60 किलोमीटर तक होता है वायुमंडल में, ऊपर हवा में यहाँ तक होता है। और अगर आप इसको देखेंगे तो लगभग 80-90 किलोमीटर तक, 55-60 से लेकर 80-90 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है वो मीजोस्फीयर का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता ही नहीं है, पेपर में आएगा ही नहीं, आना भी नहीं चाहिए, है ना। अब हम मीजोस्फीयर से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, मीजोस्फीयर से ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि जब हम सूर्य और पृथ्वी को पढ़ रहे थे, अंतरिक्ष को पढ़ रहे थे, है ना, जब हम गैलेक्सी को पढ़ रहे थे, तो अंतरिक्ष में दुनिया भर के उल्कापिंड घूमते रहते, है ना, घूमते रहते घूमते रहते। कई उल्कापिंड ऐसे होते हैं, कई बार खबरें भी आती है ना। अभी खबर देखियो ना, 2026 में धरती खत्म हो जाएगी, पृथ्वी खत्म हो जाएगी, ऐसा ऐसा। बीच में एक बार 2012 वाला आया था कि 2012 में सब उलट पुलट हो जाएगा। कभी कभी ऐसी खबरें वायरल हो जाती है भाई कि कुछ आ रहा है, एक पिंड आ रहा है, वो पृथ्वी से टकराएगा, पृथ्वी से टकराएगा तो सब चूर चूर हो जाएगा, अलाना फलाना ऐसा आता है। तो कई उल्का पिंड होते हैं, उनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है उल्का पिंड। तो उल्का पिंड जो अंतरिक्ष में होते हैं, ठीक है, समझने का प्रयास करें। ये है पृथ्वी, ये है पृथ्वी, और इस पृथ्वी के किनारे किनारे क्या है, ये वायुमंडल है, ठीक है। इसका नाम आपने क्या बोला था, ट्रोपोस्फेयर बोला था। इसका नाम आपने बोला था स्ट्रेटोस्फेयर, इसको आप लोग बोल रहे हो मीजोस्फेयर। ऐसे तो वायुमंडल है। और अंतरिक्ष में दुनिया भर के उल्का पिंड है। कोई उल्का पिंड अगर पृथ्वी की तरफ आ रहा है, मतलब एक बड़ा सा पत्थर है और पृथ्वी की तरफ आ रहा है, और अगर वो पृथ्वी में गिरेगा और धड़म से जहां पे हम पढ़ रहे हैं यहाँ गिर जाएगा, तो सब बर्बाद नहीं हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही जो उल्का पिंड आ रहे हैं, अगर वो पृथ्वी की तरफ आते हैं, तो जैसे ही वो मीजोस्फीयर में पहुंचते हैं, वो जलकर खाक हो जाते, राख हो जाते, उनके चूरे होने लग जाते हैं, और इधर ही वायुमंडल में ही घूमते वो रहते हैं, पृथ्वी तक नहीं आ पाते। जैसे वो पृथ्वी की तरफ एंट्री करेंगे, तो पृथ्वी के बाहर में एक मीजोस्फीयर है, पृथ्वी से कम 55-60 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर के बीच में। और जैसे वो उस लेयर में, उस मंडल में आते हैं, तो वहां पे वो उल्का पिंड जल के ध्वस्त हो जाते हैं, तो वो पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाते सामान्यतः। तो यहाँ से क्वेश्चन आया कि उल्का पिंड किस मंडल में आकर समाप्त होते हैं, तो मध्य मंडल में। और यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और बच्चे इसको कंफ्यूज होके छोड़ देते हैं कि क्या बोला भाई। हर कोई वही छोड़ेगा जो रिवाइज नहीं करेगा, वरना इसको याद करने में क्या दिक्कत है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ उल्का पिंड, यहाँ पे लिख देता हूँ उल्का पिंड इसी मंडल में, उल्का पिंड इसी मंडल में आकर समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। बाकी उल्का पिंड क्या होता है मैंने बताया, पृथ्वी की तरफ आने की कोशिश वो करता है, परंतु आ नहीं सकता, क्योंकि बीच में क्या है, मध्य मंडल। ध्यान रखना आप लोगों को, ऐसे क्वेश्चन पेपरों में कई बार पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट करके एक क्वेश्चन आता है कि सबसे ठंडा मंडल है। अब देखो क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत कम बुकों में लिखा होगा, और ये क्वेश्चन है सबसे ठंडा मंडल, सबसे ठंडा मंडल, या सबसे ठंडी परत में बोल देता हूँ, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है, या वायुमंडल का सबसे ठंडा मंडल है, ये पॉइंट आप लिख लीजिए। आपने क्या बोला दोस्तों, वो बातों को समझते हैं। आपने सबसे पहले बोला साहब कि ट्रोपोस्फेयर है, समझना। आपने बोला इसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर, समझना। आपने बोला इससे भी ऊपर जाएंगे तो मीजोस्फेयर आएगा, समझना। यही तो बोला आपने, और क्या बोला। अगर आप इससे ऊपर भी जाओगे तो आयनोस्फेयर आएगा, और आप इससे भी ऊपर चले जाओगे तो बहिर्मंडल एक्सोस्फेयर आएगा। यही तो वायुमंडल की परतें हैं, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ ना। कई बार ये लाइन से लगाने के लिए आएंगे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, अब बहिर्मंडल, ठीक है। हमने देखा यहां पर तो हम ऊपर जा रहे थे, टेम्परेचर कम हो रहा था। फिर हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे तो सब क्या है, समान है, इक्वल है। यही तो हमने बोला, समान है, क्या है, इक्वल है। उसके बाद यहां पर भी सेम कंडीशन कि ऊपर ऊपर जाएंगे चीजें, फिर टेम्परेचर क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। मगर टेम्परेचर कम होता है, और एक लेवल बाद टेम्परेचर फिर बढ़ने 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 बढ़ने, अब जितनी जितनी दूर जाएंगे तो सूर्य के नजदीक पहुंच जाएंगे, और तब टेम्परेचर बढ़ेगा। अब यहां से टेम्परेचर बस बढ़ता है, ये घटता नहीं है। यही है जहां पे टेम्परेचर बस कम रहता है। इसके बाद अब जितना ऊपर जाओगे तो सूरज के नजदीक रहोगे तो टेम्परेचर बढ़ता ही रहेगा। तो ध्यान रखना, सबसे ठंडा मंडल इसको बोल देते हैं, क्योंकि अब इससे ऊपर आप कितना भी ऊपर चले जाओगे, टेम्परेचर अब बढ़ेगा ही बढ़ेगा, टेम्परेचर के पास घटने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना। तो बहिर्मंडल से भी 2 क्वेश्चन आए, वो दोनों क्वेश्चन मैंने लिख दिए।
वैसे वायुमंडल की परतों में इन बादलों से रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड होते हैं, या मदर ऑफ पर्ल कुछ बोला जाता है ना, निशादीप्ति बादल होते हैं, सीरिस बादल होते हैं। मैंने उस वाले टॉपिक को भी स्किप किया है। अगर किस दिन बादल के बारे में बताऊंगा कि बादल कितने प्रकार के होते हैं और बादल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उच्च बादल क्या होते हैं, मध्य बादल क्या होते हैं, निम्न बादल क्या होते हैं, वर्षा वाले बादल क्या होते हैं, है ना। तो ये बादल वाला कॉन्सेप्ट कई बार इसके बीच में डाल दिया जाता है, बट वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग ही रहेगा, ठीक है। आते नहीं हम हमारे पास वहां से क्वेश्चन, तो वो थोड़ा अलग ही रहेगा, तो अच्छा है। फिलहाल मंडल की परतों से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, दो क्वेश्चन यहाँ से आ सकते थे, दोनों क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दी। इसके बाद एक आएगा आयन मंडल, ठीक है। आयन मंडल, ये तो जब भी पेपर में आएगा हर कोई बच्चा इसे सही कर देगा, ठीक है। यहीं से रेडियो तरंगे परावर्तित होती है, ठीक है। आयन मंडल है तो कोई भी तुक्का लगा देगा कि रेडियो तरंगे, ठीक है। जो रेडियो तरंगे हैं इसी मंडल से क्या होती है, परावर्तित होती है ना। आपने सुना तो होगा, जैसे हम कॉल में बात कर रहे हैं तो कॉल में आपके फोन पे सुनाई दे रहा है, तो ये तरंगे पहले आयन मंडल जाती है फिर आपके फोन तक आती है, ऐसे तो हमने सुना है। तो कहाँ से परावर्तित, कहाँ से टकरा के वो आती है तरंगे, तो वो आयन मंडल से टकरा के वापस परावर्तित होती है। ये बात आपको हमको पहले से भी पता था, ये पॉइंट आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट करके होता है, और क्या इंपॉर्टेंट करके होता है वो ध्यान रखना। अगर अगर हम देखेंगे तो इस आयन मंडल को भी अलग अलग भागों में बांटा जाता है। इस आयन मंडल के अंदर भी लेयर होती है, जिसे बोला जाता है डी लेयर। ये डी परत, लेयर मतलब परत, ए बी सी डी, फिर आता है ई परत, ठीक है। ई के बाद आता है एफ परत, और एफ परत के बाद आता है जी परत। अगर वन लाइनर क्वेश्चन बोला जाए तो वन लाइनर क्वेश्चन तो मेरे दोस्तों ये है कि रेडियो तरंगे कहाँ से परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर आती है, तो रेडियो तरंगे आयन मंडल से ही परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती है। बट अगर हम जस्ट आयन मंडल को देखेंगे तो उसके अंदर भी लेयर लेयर है। जैसे ये आयन मंडल है इतना चौड़ा, तो ये डी लेयर, ये ई लेयर, ये एफ लेयर, ये जी लेयर। तो आयन मंडल को भी क्या किया गया है, तीन चार भागों में डिवाइड कर दिया गया। नॉर्मल डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर तक ही लिखा रहता है। मैं आपको जी लेयर भी बताऊंगा, इस जी लेयर का कारण क्या होता है, इस जी लेयर के कारण क्या कंडीशंस होती है, ये सारी बातें मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा कि हाँ भाई ऐसा भी हो जाता है दोस्तों। अब क्वेश्चन आएगा, साहब आयन मंडल में डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर, जी लेयर होता, ओके, मगर गुरु जी डी से क्यों, ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर क्यों नहीं होता? ये बात तूने बहुत सही बोली, ठीक है। मगर हमने बोला कि सबसे नीचे क्या होता है, टॉपोस्फेयर, फिर क्या होता है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर क्या होता है मीजोस्फेयर, और फिर क्या होता है ये आयनोस्फीयर। तो ए यही है, बी यही है, सी यही है, और आयनोस्फीयर में डी ई एफ जी। समझ में आई बात? अरे ए बी सी इन तीनों के तो मान दिया, ए बी सी, उसके बाद आयनोस्फीयर के अंदर जाते तो वहां होता है डी ई एफ जी। ये बात क्लियर करके रखना। तो इसलिए कहां से शुरू करते हैं, इसे डी से शुरू करते हैं, ये ए से शुरू इसलिए नहीं होता, ठीक है। बात क्लियर है, ठीक है साहब। अब जो इसके अंदर डी लेयर है वो क्या करता है, तो ये करता है दीर्घ तरंगों को परावर्तित। जो ई लेयर होगा वो मध्यम तरंगों को परावर्तित करेगा, और जो एफ लेयर होगा वो लघु तरंगों को परावर्तित करेगी। देखो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। आपने तो पढ़ा कि रेडियो तरंगों को ये परावर्तित करता है, मगर क्वेश्चन आएगा कि दीर्घ रेडियो तरंगों को कौन परावर्तित करता है, तो दीर्घ रेडियो तरंगों को वही परावर्तित करता था, कौन, डी लेयर। और क्लास कितनी हो पाई है, आधे घंटे की क्लास हो पाई है, और यहाँ लाइट चले गई है, ठीक है। अब मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, लाइट आ गई, दोबारा से लाइट आ गई है, ठीक है। तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं, वो जितना डाटा लिखा था वो सब गड़बड़ हो गया, ठीक है। नहीं तो मैं उसी क्लास को, आधी क्लास को अपलोड कर देता, बट अभी लाइट दोबारा आ गई है तो मैं उसको अपलोड ही कर देता हूँ, पूरी बना के अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। इसे खुलने दो, तब तक आप स्किप कर देना ना, क्या ही कर सकते, कुछ और ऑप्शन नहीं है हमारे पास, एडिटर नहीं है हमारे पास ना, मुझे एडिट आता है ना मैं एडिट कुछ करना चाहता हूँ। बोर्ड खुलेगा तो क्या किया जाएगा, आपको आयन मंडल पढ़ा दिया जाएगा, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है भेजी। तब तक पढ़ लो भाई जो कॉपी में लिखा है तुमने। एक सेकंड के लाइट क्यों गई होगी, लोड द लास्ट अनसेव्ड फाइल, यस। क्या पता वो पूरी फाइल दोबारा वापस आ जाए,
ठीक रहेगा, नहीं आएगा तो क्या भी दिक्कत होगा। ये क्षोभ मंडल हमने पेड़ियाल से समता क्षोभ सीमा पढ़ा, समताप मंडल पढ़ा, मध्यम मंडल पढ़ा, और अब हम पढ़ रहे थे ये आयन मंडल। आयन मंडल में रेडियो तरंगे परावर्तित होती है, मगर डी लेयर की हम बात करेंगे तो डी लेयर से कौन सी वाली होती है, तो दीर्घ तरंगे। कौन सी? दीर्घ तरंगे जो परावर्तित होती है यहाँ से होती है। अगर क्वेश्चन आएगा मध्यम तरंगे कहाँ से परावर्तित होती है, तो मध्यम तरंगे ई लेयर से परावर्तित होती। अंदर की बात है, याद रखना, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, एग्जामिनर ये पूछेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। और अगर पूछा जाएगा लघु तरंगे कहाँ से परावर्तित होती, तो आपने बोलना है ये एफ लेयर से होती है। और जो जी लेयर होती है, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे पाए जाते प्रोटॉन। क्या पाए जाते? प्रोटॉन। आपने प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो ये सुने थे ना, ईंट पर नाच, जे जे थॉमसन ऐसे पढ़ते थे हम, रदरफोर्ड वगैरह वगैरह, छोड़ो। तो जो जी परत थी, यहाँ पे क्या पाए जाते? प्रोटॉन पाए जाते हैं। अब सूरज से किरणें आती है, और सूरज से आती है कॉस्मिक किरणें। सूरज से कौन सी किरणें आती है? कॉस्मिक किरणें आती है, सूरज से आती है कॉस्मिक किरणें आती है। और सन वाले टॉपिक को पढ़ लेना, सन वाला टॉपिक भी मैंने आपको पढ़ाया है। और ये कॉस्मिक किरणें जब प्रोटोनों से मिलते हैं, ये कॉस्मिक किरणें जब प्रोटोनों से मिलते हैं, तो इसी परत में, इसी लेयर में, हम बोलते हैं ना पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में सौर ज्वालाएं उत्पन्न होती है, जिन्हें हम ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस कहते हैं। तो इसी वजह से उत्तरी ध्रुव पे, नॉर्थन पोल पे क्या होता है, मैंने कहा था ना बोरा ऊपर उठाते हैं, तो ओरोरा, ओरोरा बोरियालिस, बोरियोलिस, ठीक है। और दक्षिणी ध्रुव पे क्या उत्पन्न होता है, साउथर्न पोल पे क्या उत्पन्न होता है, ओरोरा ऑस्ट्रियालिस, ठीक है। मैंने कहा भी था कि दुनिया के मैप में ऑस्ट्रेलिया नीचे है, तो ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। आप लोगों को अगर ये हल्का सा समझ में आया है, तो नहीं तो वो वाले पॉइंट नोट कर लेना, वो वाले पन्ने पलट लो जो सारे नोट्स बना रहे जिस दिन मैंने सूर्य पढ़ाया था। तो सूर्य को पढ़ाते समय मैंने बताया था जो सौर ज्वालाएं ऊपर उत्तरी ध्रुव में होती है, उन्हें ऑरोरा बोरियालिस, और दक्षिणी ध्रुव साउथर्न पोल वालों को ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस कहते हैं। उनकी लिए आयन मंडल की जी परत जिम्मेदार है, जहां प्रोटॉन होते हैं जो कॉस्मिक किरणों के साथ मिलकर ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस की घटना का कारण बनते हैं। ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट करके। तो ये बातें इंपॉर्टेंट थी, मैंने बता दिया है। आपने एक और मंडल को पढ़ा, रोम मंडल था आपका आयन मंडल। बीच में हल्की सी क्लास डिस्टर्ब हुई थी क्योंकि लाइट चली गई थी, और जैसे मैं क्लास बंद करने वाला था अचानक दोबारा आ गई, तो फिर मैंने क्लास बंद नहीं करी थी। लास्ट मंडल आपके पास है बहिर्मंडल, और बहिर्मंडल में एक्सोस्फीयर में क्वेश्चन कुछ नहीं बनता, ठीक है। इसमें कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनेगा खास। तो ये है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल को हम लोग अंग्रेजी वाले क्या बोलेंगे? स्पेयर। कैसे लिखेंगे स्पेयर? जो भी होगा, एक्सोस्फीयर, बहिर्मंडल। बहिर्मंडल का एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे हल्की गैसें होती है, हल्की गैसें। और हल्की गैसें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी होती है? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें किस मंडल में पाई जाती है? तो बहिर्मंडल में पाई जाती है। जबकि भारी गैसें कहाँ पाई जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, भारी गैसें कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल में। सबसे नीचे भारी गैसें और सबसे ऊपर हल्की गैसें। जो हल्की गैसें होंगी वो ऊपर ही होगी, ध्यान रखना। अब क्या होता है, संचार उपग्रह, सैटेलाइट होता है ना, हम नहीं छोड़ते कि सैटेलाइट छोड़ दिया, इसरो ने ये सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, नासा ने ये सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, डीआरडीओ ने भी अपना सैटेलाइट अलग से बना दिया, ऐसे। तो जो संचार उपग्रह होते हैं वो कहाँ छोड़े जाते हैं? तो इसी मंडल में छोड़े जाते हैं। सामान्यतः संचार उपग्रह 3600 किलोमीटर के बाद छोड़े जाते हैं। जो भी वो डाटा है आपको ये ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन बोला जाएगा कि पृथ्वी के किस मंडल में संचार उपग्रह छोड़े जाते हैं, तो संचार उपग्रह इसी मंडल में छोड़े जाते हैं। क्या छोड़े जाते हैं? इसी मंडल में छोड़े जाते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। तो हर एक मंडल से जो जो प्रश्न बन सकते थे, हर एक प्रश्न पर हमने चर्चा करी और हर एक पॉइंट को हमने लिखा। हल्की गैस कहाँ पाई जा रही है, भारी गैस कहाँ पाई जा रही है, ओजोन लेयर कहाँ पाई जा रही है,
ओजोन के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, है ना। ये सारी चीजें हमने पढ़ी। जी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर, डी लेयर की हमने बात देखी। किस मंडल में, किस लेयर में ऑरोरा और ऑस्ट्रियालिस, ऑरोरा बोरियालिस होता है, क्यों होता है, प्रोटॉन की वजह से होता है, कॉस्मिक किरणों से मिलते हैं, एवरीथिंग हमने देखा था। एक इंपॉर्टेंट चीज हमने क्षोभ सीमा भी देखी थी। क्षोभ सीमा के ऊपर समताप मंडल होता है, क्षोभ सीमा के नीचे क्षोभ मंडल होता है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। जितनी बातें लिखी है सबका मनन करो, ध्यान करो, चिंतन करो और याद करो। तो ये वाला टॉपिक भी हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो मुझे लगता है इतना आज के लिए इनफ है और आपको ये सारी चीजें याद भी हुई होगी, ठीक है। साथ, क्योंकि आपने पहले भी ये टॉपिक पढ़ा था, आपने एक बार और लिख लिया याद। अच्छा, कई बार ना आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से सममंडल कौन सा है। सममंडल, सम बोले तो समान, इक्वल, और एक होता है विषम मंडल। मैथ्स में होता है ना सम संख्या और विषम संख्या, ठीक है। ऑर्डर इवन, ऐसा होता है कि नहीं होता है, होता है। तो इन मंडलों को कई बार ना बहुत अजीब सा क्वेश्चन आ जाता है, हमने सारा पढ़ा, क्वेश्चन कुछ ऐसा आ गया कि भाई क्या हो गया। तो सममंडल, जो ये मंडल पढ़े आपने, 4-5 मंडल पढ़े, इनमें से सममंडल कौन कौन से, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जो स्टार्टिंग वाले ना, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, इन तीनों को सममंडल कहा जाता है। इसके बाद एक और आता है आयन मंडल, और इसके बाद एक और आता है बहिर्मंडल। इन दोनों को विषम मंडल कहते हैं। कथन ये, क्वेश्चन ये, क्योंकि मैंने पेपर में देखा है क्वेश्चन, पीवाईक्यू में देखा है या एमसीक्यू में देखा है, मैंने क्वेश्चन देखा है कि निम्न में से सममंडल कौन सा नहीं है, और एक ऑप्शन ये डाल देगा, अब बताओ सममंडल कौन सा नहीं, ठीक है। सारे मंडल पढ़ लिए, क्वेश्चन आ गया सममंडल विषम मंडल, ये ध्यान रखना आपका, ऐसे प्रश्न बन जाते। और किताब वाले बोल रहे हैं कि इसको सममंडल क्यों कह रहे हैं, तो किताब वाले कह रहे हैं कि इन मंडलों में गैसेस की मात्रा समान रूप से वितरित होती है, लगभग लगभग सारी गैसें समान रूप से एक सीक्वेंस में वितरित की गई। जैसे हम बोलते हैं कि जीने के लिए ऑक्सीजन लेता है, अब मैंने क्या, तो सिर्फ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन नहीं गई होगी, इस वायुमंडल में नाइट्रोजन भी है, और ऑक्सीजन से ज्यादा तो नाइट्रोजन है, तो वो भी गया होगा, थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड भी गया होगा, थोड़ा बहुत ऑर्गन भी गया होगा, सारी सारी गैसेस तो ली होगी मैंने। तो एक इक्वल रेशियो में सारे का सारा है। तो यहाँ पे सारी गैसेस का एक इक्वल रेशियो, एक बराबर रेशियो में फिट है, और यहाँ गैसेस का रेशियो फिट नहीं है, उटपटांग गैसें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, अलग अलग रेशियो में देखने के लिए मिलती है, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा। इसीलिए इसको विषम मंडल कहते हैं, इसीलिए इनको सममंडल कहते हैं। कितना जोरदार क्वेश्चन बताए ना, प्रश्न पूछ लिया जाएगा ना किसी को, 3 इधर से एक इधर से दे दिया, बताओ विषम मंडल और सममंडल कौन सा। अच्छा खासा पढ़ने लिखने वाला बच्चा बोलेगा क्या ही क्वेश्चन पूछ दिया। ये मैंने कहीं ना कहीं एमसीक्यू में देखा होगा या पीवाईक्यू में देखा होगा, किसी बुक में मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा है, तभी मेरे को याद आ रहा है, मैंने आपको बता दिया। हमने एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ा, बिल्कुल बात ना करते हुए, मतलब टक 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 सारे पॉइंट हमने लिख दिए। क्या वो सारे पॉइंट आपने लिखे हैं, क्या आप सारे पॉइंट याद करने की क्षमता रखते हैं? अगर रखते हैं तो याद करो। मैं मिलता हूं आपको कल सेम टाइम पे नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।